क्या गरीब होना इस दुनिया में पाप है? क्या एक बेरोजगार होना शराब है? क्या हो अगर आपके बाप की मौत आपके बाहों में, आपके हाथों में हो जाए? क्या हो अगर आपको इंसान ना समझकर समाज का गंदगी समझा जाए? हाँ, एक ऐसी स्टोरी जो रियल स्टोरी है, जो मेरे एनजीओ के टाइम और संकल्प एक मैंने मूवमेंट स्टार्ट किया है अपने सोसाइटी के लिए, उसके दौरान मुझे ये स्टोरी मिला। ये एक लड़का मिला जिसने अपना पूरा दास्तान बताया, पूरी कहानी बताई। भाई, आप सुन नहीं सकोगे कि उसके साथ क्या-क्या हुआ और उस किस थॉट प्रोसेस के साथ गुज़रा, किस सोच के साथ गुज़रा अपने उस बुरे वक़्त में। तो आज मैं इसी स्टोरी के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। एक लड़का है जिसकी उम्र करीब-करीब 26 साल है। वो फ़ौज में भर्ती होना चाहता है। हर सुबह दौड़ता है और उसके पापा रिक्शा चलाते हैं और वो झारखंड स्टेट का रहने वाला है। मैं डिस्ट्रिक्ट और उसका मोहल्ला और उसका नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता क्योंकि उसने इस चीज़ के बारे में मना किया है। रीज़न कुछ और है जो शायद मैं आपको डीएम में बता दूँ, आप कमेंट करो तो मैं शायद डीएम में बता दूँ, पर मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता। एक दिन करीब सुबह 8 बजे उसके पापा के चेस्ट में पेन होता है और वो लोग हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल है उस डिस्ट्रिक्ट का। जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पता चलता है कि यहाँ बेड ही नहीं। अब वैसे कंडीशन में ना उनके पास चटाई था ना कुछ था, तो उसकी माँ अपने दुपट्टे को नीचे बिछाती है और उसके पापा को लेटाती है और पता चलता है कि डॉक्टर तो 2 दिन के लिए छुट्टी पर हैं, जो चेस्ट वगैरह का इलाज या देखते हैं, स्पेशलाइज़ेशन जिनका होता है। और वो जनरल चेकअप करने वाले जो है डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर, वो 6 घंटे के बाद आएँगे। आज मॉर्निंग में नहीं आएँगे, आज इवनिंग में आएँगे। इस व्यवस्था के साथ वो नीचे पड़ा रहता है और पानी वगैरह चढ़ाया जाता है। नर्स, जो सीनियर नर्स होती है, वो उसको चेक करती हैं, जो कि 5-10 मिनट के लिए ही चेक करती हैं और कहती हैं कि अगर आपको जल्दी है, अगर आपको और अच्छे से इलाज करवाना है, तो आप कहीं और चले जाओ, आप कोई प्राइवेट अस्पताल में चले जाओ। खैर, उनके पास पैसा नहीं था, वो इंतज़ार करना पसंद करते हैं। उसके पापा का धीरे-धीरे हालत बहुत बिगड़ रहा होता है। करीब-करीब 2 बजे के करीब वो डॉक्टर अवेलेबल होते हैं। 6 घंटे के बाद जो डॉक्टर चेक करते हैं, वो जनरल चेकअप करने के बाद वो उनको बताते हैं कि नाज़ुक हो सकता है सीरियस और जान नहीं बच सकती, तो आप तुरंत कोई बड़े हॉस्पिटल में, कोई बेहतर हॉस्पिटल में आप चले जाएँ। क्योंकि यहाँ इलाज इनका मुकम्मल नहीं हो पाएगा। उन्होंने अपने तरफ से वो बताया, पर इनके पास पैसा नहीं था, इस वजह से इन्होंने इंतज़ार करना पसंद किया। 2 दिन के बाद वो स्पेशलाइज़ेशन डॉक्टर जो चेस्ट के लिए जाने जाते हैं, वो पहुँचते हैं 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद जब वो आते हैं, तो वो बहुत सारा चेकअप लिखते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ ये मशीन अवेलेबल नहीं है। जबकि वहाँ मशीन अवेलेबल था और वो वर्कआउट नहीं कर रहा है मशीन, तो आपको बाहर से चेकअप करवाना होगा। यानी कि रिपोर्ट्स वगैरह आपको बाहर से मँगवाने होंगे। उस लड़के के पास पैसा नहीं था, मुश्किल से 1000-1200 रुपए के करीब था, जो कि इन 2 दिनों में ख़त्म हो चुका था। तो वो जल्दी-जल्दी से जाता है, अरेंज करता है, कुछ अपने दोस्तों से माँगता है, अपने रिश्तेदारों से माँगता है, तब उसको पता चलता है कि दोस्त और रिश्तेदार क्या चीज़ है। शादी-ब्याह में लोग किस तरह से नज़र आते हैं और बुरे वक़्त में किस तरह से नज़र आते हैं। देश के लिए जो लड़का अपनी जान देना चाहता है, देश के लिए कुछ काम करना चाहता है, देश को सम्मान देना चाहता है, देश को सुरक्षा करना चाहता है, आज उसके बाप की सुरक्षा कोई नहीं कर पा रहा था और वो खुद अपने बाप की सुरक्षा करने में असफल होता नज़र आ रहा था। जब रिश्तेदारों से बात नहीं बनती, दोस्तों से बात थोड़ी बहुत बनती है, फिर वो जाता है और अपने घर के कुछ सामान को बेचता है, मोबाइल वगैरह को गिरवी रखता है जो घर का है, बाकी सारा सामान वो बेचता है और वापस अपने हॉस्पिटल की तरफ आता है और बाहर चेकअप कराने के बाद जो रिपोर्ट आता है, वो रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास पहुँचता है। डॉक्टर का कहना था कि ये इलाज कराना कंपल्सरी है, गुटखा की वजह से लंग्स वगैरह में इन्फेक्शन है और चेस्ट में भी पेन वो कंटिन्यू रहेगा। वो पूरा क्लीनिंग प्रोसेस में जाएगा और उसके लिए बड़ा ऑपरेशन लगेगा। उस ऑपरेशन में करीब-करीब 5 लाख रुपए का खर्च आएगा। लड़का डॉक्टर से रिक्वेस्ट भी करता है, भीख माँगता है कि किसी तरह से इलाज कीजिए, हम आगे देखते हैं। डॉक्टर का साफ कहना था कि तुम अभी जब अरेंज नहीं कर पा रहे हो पैसा, तो बाद में तुम कैसे ही अरेंज करोगे? और दूसरी बात कि फ्री में कोई सरकार हो, चाहे फ्री में मैं हूँ, कोई इलाज नहीं कर सकता क्योंकि मैं यहाँ पे हर किसी के लिए फ्री में नहीं बैठा। आपको पैसा अरेंज करना ही पड़ेगा, तभी जाकर प्रोसेस होगा, तभी जाकर इलाज होगा।
लोग कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होता है। उस लड़के को उस दिन लगता है कि क्या ये भगवान है जो इस तरह का बोली बोल रहा है? क्या ये वो भगवान है जो एक मरता इंसान को छोड़ रहा है, जबकि सिर्फ उस प्रोसेस में कुछ महंगा खर्च नहीं आना था। उसके इस मशीनरी वर्क का जो यूज़ होना है बस वो यूज़ होना था। बाकी इसके हुनर का ही कमाल था जो वो काम करता। तो क्या ये पॉसिबल था कि वो पहले इलाज करता, फिर आगे देखता कि सरकार से मदद हो पाए या बाकी चीज़ों से? पर डॉक्टर ने साफ-साफ मना कर दिया कि जब तक पेमेंट नहीं होगा, वो नहीं इलाज करेगा, और वो इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं होगा, वो इलाज उसके पर्सनल क्लिनिक में होगा, क्योंकि यहाँ पे मशीनें खराब हैं और यहाँ पर ऑपरेशन सरकारी अस्पताल में नहीं हो सकता। वो अपने क्लिनिक के लिए उसको रिक्वेस्ट करता है, या फिर वो कहता है कि आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवा लो। आज ये तीसरा दिन हो चुका था और शाम के 4 बज चुके थे, और वो 3 दिन गुज़रने के बाद उसके बाप की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, नाज़ुक हो चुकी थी, बद से बदतर होती जा रही थी, और वो इसकी आँखों के सामने हो रहा था, और सारा खेल पैसे का था, ये बात उसको समझ में आ रहा था। उस वक़्त कोई नज़र नहीं आ रहा था, कुछ लोग आते थे मिलने और चले जाते थे, और कुछ लोग हाल-चाल लेकर बस निकल जाते थे, क्योंकि उसके रिश्तेदार भी गरीब थे और जो अमीर थे वो देखने तक भी नहीं आए। ऐसे कंडीशन में वो फिर वापस से जाता है अपने घर के तरफ, और जो जेवर वगैरह माँ का थोड़ा बहुत होता है और घर का जो भी सामान होता है वो बेच देता है। और बेचने के बाद और गिरवी रखने के बाद और सारा कुछ गिरवी कर जाने के बाद, क्योंकि उसके पास ना अपना ज़मीन ना अपना घर होता है, वो झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाला एक लड़का जिसका ना कोई संपत्ति है, तो वो बस जो भी मिलता है उसके घर में, बर्तन से लेके, खाने का बर्तन से लेके टीवी वगैरह से सब कुछ वो बेच देता है, गिरवी लगा देता है। ये सारा कुछ बेचने-बचाने के बाद, उसके पास कर्ज़ा माँगने के बाद, उसके पास 3 लाख रुपया आता है। अभी भी उसको 5 लाख का ज़रूरत है जो उसको जमा करना है। वो अपने लोगों से बोलता है, ना वो सोशल मीडिया में जुड़ा है, वो कॉर्नर्ड लड़का है, किसी तक पहुँचा नहीं सकता बात। वैसे कंडीशन में वो किसके पास जाए? तो वो 3 लाख लेकर डॉक्टर के पास पहुँचता है और कहता है कि आप इलाज वगैरह करवाओ, मैं और 2 लाख का अरेंज करूँगा। ये डॉक्टर साफ-साफ मना कर देता है, वो कहता है कि जब तक 5 लाख डिपॉज़िट नहीं होगा, तुम अभी जब अरेंज नहीं कर पा रहे हो, तो तुम बाद में कैसे दोगे, और तुम्हारी हालात नहीं है देने वाली, तो इस वजह से वो डॉक्टर इनकार कर देता है कि वो उसका इलाज करने वाला है, उसके पापा का इलाज करने वाला है। तो ऐसे कंडीशन में अब वो क्या करे? उसके पास 3 लाख है, सिर्फ़ 2 लाख के लिए उसके बाप की जान अटकी है, और वो प्राइवेट अस्पताल की तरफ नहीं बढ़ सकता। अब एम्बुलेंस में भी ले जाना एक डर का खतरा है। उतना समय नहीं था, और शायद वो अकेला था, और एम्बुलेंस में ले जाते वक़्त शायद कोई हादसा ना हो जाए, इस बात का उसको डर था। और उस डॉक्टर पे उसको भरोसा था कि कहीं न कहीं ये डॉक्टर इलाज कर देगा और वो सही कर देगा। वो भरोसा उसको वहाँ रोके रखता है। और वहाँ से जब पैसा को जुगाड़ करने के लिए वो बैंक जाता है, बैंक इनकार कर देता है, बैंक कहता है कोई देने के लिए कुछ है क्या? मॉर्गेज के लिए कुछ है क्या-क्या? और लोन प्रोसेस में भी तो 2-3 दिन लग जाएगा पेपर प्रोसेस होने में। फिर वो किसी गिरवी रखने वाले के पास जाता है, वो कहता है देने के लिए क्या है तुम्हारे पास? फिर वो किसी बड़े आदमी को देखता है, बहुत सारे बड़े आदमी का दरवाज़ा खटखटाता है, लोग उससे नहीं मिलते। कुछ बिज़नेसमैन अगर मिलते भी हैं तो वो कह देते हैं कि पहले डॉक्यूमेंट्स लाओ, या फिर ये सरकार से तुम बात करो, या फिर तुम सरकार के पास जाओ। हमारे पास नहीं है इतना पैसा कि तुमको दिया जा सके। और आधा से ज़्यादा कुछ जो अमीर चंद लोग हैं उस शहर के, वो मिलते भी नहीं, उनका गार्ड उनको भगा देता है। वैसे कंडीशन में वो फिर विधायक वगैरह के पास जाता है जो हारे हुए हैं, जीते हुए हैं। उनके कुछ चमचे उनको मिलने तक नहीं देते, और वो कहते हैं ऐसे गरीब तो हर दिन होते हैं, ऐसे गरीब तो हर दिन पड़े होते हैं अस्पताल के बाहर, तो क्या करे विधायक जी, हर किसी से मिलते चले जाए क्या? तो ऐसे कंडीशन में वो मायूस हो जाता है, ना कोई विधायक, ना उस शहर में कोई पैसे वाला उसके मदद के लिए आता है। सिर्फ़ वो 2 लाख जो उसके बाप का जान बचा सकता है, वो इतना अफ़सोस होता है उसको कि वो एक जवान लड़का है, वो शायद कमा लिया होता 20-22 साल में, तो शायद उसके पास आज 2 लाख होता और वो बचा पाता। अफ़सोस उसको ये था कि काश वो 22 साल की उम्र में 2 लाख रुपया कमा कर रख पाता, 5 लाख रुपया कमा कर रख पाता, और अपने बाप की आज जान बचा पाता। वो देश के लिए, वो फ़ौज में भर्ती होने के लिए दौड़ता रह गया, जिसमें वो प्रैक्टिस करता रह गया, और कोई नौकरी और कोई पैसे और रोज़गार की तरफ आगे नहीं बढ़ा। वो देश का सेवा करना चाहता था, और आज वो अपने बाप का सेवा भी नहीं कर पा रहा था, बचा तक नहीं पा रहा था। जो देश को बचाना चाहता था, आज वो अपने बाप को नहीं बचा पा रहा था, इस बात का उसको अफ़सोस था। वो 22 साल का लड़का जो 5 लाख जमा कर पाता, इस बात का उसको अफ़सोस
दोस्त था। फिर वो लोगों को देखता है, फिर वो एहसास करता है कि वो कितना दूर है और लोग कितने दूर है। एक शहर, एक ही इंसान, एक ही खून, एक ही जान, सब कुछ बराबर। लेकिन किसी के पास करोड़ों है तो किसी के पास 2 लाख नहीं, जो अपने बच्चे, अपने बाप को बचा सके। कोई शादी में 30-30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ खर्च कर दे रहा है और वो अपने बाप को बचाने के लिए 2 लाख जुगाड़ नहीं कर पा रहा। रोड पे चलते महंगी गाड़ियों को देख रहा है, जैसे फॉर्च्यूनर, नेता साहब फॉर्च्यूनर्स 40-50 लाख की गाड़ी से घूम रहे हैं, और उसके बाद दुनिया भर की गाड़ी उनके गराज में, उनके जमीन, उनके जायदाद, कोयला माफिया, बालू माफिया, करोड़ों अरबों का घोटाला हो रहा है और वहाँ करोड़ों का कारोबार हो रहा है। बड़े बड़े बिजनेसमैन सोना पहने हैं 5-5 लाख, 6-6 लाख का गले में, और उसके बाप को बचाने के लिए सिर्फ 2 लाख चाहिए और वो कोई नहीं दे रहा, जिसमें वो अपनी जान भी गिरवी देने के लिए तैयार है। वो अपने हर सामान को गिरवी देने के लिए तैयार है। वो अपना भरोसा लोगों को देने के लिए तैयार है कि वो लौटा देगा। वैसे में भी कोई उसको नज़र नहीं आता और वो देखता है कि बाराती में अय्याशी करने वाले लोग, होटल्स में अय्याशी करने वाले लोग, एक डांसर पर पैसा उड़ाने वाले लोग कितने, जो बार डांसर के ऊपर पैसा उड़ा देते हैं, लेकिन आज उसे 2 लाख की ज़रूरत है और कोई नहीं दे रहा। ना कोई नेता, ना कोई माफिया, ना कोई बड़े पैसे वाला। और वो इस अफ़सोस के साथ उसका आँख भर जाता है और वो रोता रहता है और रोते-रोते अपने हॉस्पिटल की तरफ आगे बढ़ता है अपनी माँ से मिलने के लिए कि वो फ़ेल हो गया। वो फ़ेल हो गया, वो नहीं अरेंज कर पाया पैसा, वो नहीं नहीं ढूँढ पाया, नहीं माँग पाया, नहीं जुगाड़ कर पाया पैसा, वो हार गया। वो अपने बाप को बचाने के लिए हार गया और वो डॉक्टर भी कैसा जो उसका इलाज करने के लिए तैयार नहीं, जो 3 लाख देने के बाद भी वो एग्री नहीं। मैं क्या बताऊँ कि वो उससे जब बात हो रही थी इस बारे में, ये बहुत पहले की स्टोरी है, जब उससे बात हो रही थी तो लगा था कि मतलब लगा था कि ये, फिर कभी लगता है कि वो क्या एससी-एसटी एक्ट, या आप कह लो ओबीसी, या कह लो आप गरीबी, क्या वो नहीं होना चाहिए? सच में अंतर है, सच में अंतर है। किसी के पास 200 करोड़ है, करप्शन जब होता है झारखंड में, तो 200 करोड़, 500 करोड़ का करप्शन पकड़ा, 5,000 करोड़ का भी करप्शन पकड़ाया है, और किसी के पास सिर्फ 2 लाख नहीं है बचाने के लिए। आज पता चलता है कि जमशेदपुर में एक कुत्ते के बर्थडे के लिए 5 लाख का खर्चा किया गया, सिर्फ उसके बर्थडे के लिए, और किसी की जिंदगी का सवाल है। एक बाप के बचाने के लिए, एक बाप को बचाने के लिए बेटा तड़प रहा है और उसके पास 2 लाख नहीं है। उसको अफसोस है इस बात का कि ये अंतर कैसे हुआ। क्या उसकी गलती थी कि वो नहीं पढ़ा, या उसके बाप की गलती थी कि वो नहीं पढ़ा पाया, या उसकी गलती थी कि वो उस समाज से आता है, या उतना जागरूक नहीं था, या उसकी किस्मत में ये था, ये पता नहीं चलता उसको। उसको समझ में नहीं आता। जब वो बात करता है वो आज भी टूट गया है। उसको बस एक चीज़ का है, उसको अफ़सोस है इस चीज़ का। अब वो देश के लिए नहीं तैयारी करना चाहता, वो अब आर्मी में नहीं जाना चाहता। उसका अब एक ही मकसद है कि भई पैसा इतना कमाना है कि माँ को बचा सके, माँ को हर वो सुख दे सके, क्योंकि बाप उसका नहीं रहा। ठीक चौथे दिन शाम के 4 बजे उसके बाप उसका हाथ में तड़पते-तड़पते मर गया, और वो नर्स वग़ैरह जो मदद कर सकती थी, जिसमें से एक नर्स थी, जिसने बहुत कोशिश की कर्ज़ देने की, 50,000, 1 लाख रुपया जो भी उससे अरेंज हो पाया। उसके बाद भी डॉक्टर नहीं माना और उसका बाप तड़पते-तड़पते दम तोड़ दिया अपने बेटे के हाथ में, और उसकी माँ उसके बगल में बैठी है। और वो लाचार बेटा जो इकलौता था, वो लाचार बेटा अब वो करे तो करे क्या? ना कोई रिश्तेदार और ना कोई दोस्त काम आया। जब वो पलट कर देखा तो सब दूर नजर आए, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, और वो पैसे वाले लोग, और वो पॉलिटिशियन, और वो बड़े बड़े गुंडा और माफिया वाले जो लोग, जो सिर्फ थार, फॉर्च्यूनर और इन सब चीज़ महंगी महंगी गाड़ियों में, स्कॉडा, ऑडी और महंगी महंगी गाड़ियाँ चेंज करते रहते हैं, और वो मैटर नहीं करता उनके लिए, अय्याशियों में लड़कियों पे पैसा उड़ा देते हैं। वैसे लोग को भी वो देख रहा था कि कितना अंतर है, कि किसी एक को बचाने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा, और अगर किसी लड़की पर उड़ाना है तो लोग उड़ा देंगे, क्योंकि उसमें उनका अपना स्वार्थ है, उसमें अपना उनका एंटरटेनमेंट है, और वो एंटरटेनमेंट नहीं दे रहा था। बस यही फ़र्क था। वो बैंक जो करोड़ों लोन देता है, वो बैंक जो लोग को लेकर भाग जाते हैं,
जो पैसा लेकर बैंकों का भाग जाते हैं, करोड़ों करोड़ों अरबों रुपया, आज वो 2 लाख बैंक से मांगता है, वो बैंक देने के लिए तैयार नहीं। ये गरीब के लिए जो व्यवस्था तैयार किया गया है, ये हॉस्पिटल और इस तरह से दवाओं का ब्लैक जो हो रहा है, वो डुप्लीकेसी जो देखने को मिल रहा है मार्केट में, कि जो 1 रुपए का दवा है वो 10 में कैसे बिकता है। सर, आज भी हॉस्पिटल में आपको दवा देखने को नहीं मिलेगा, वो मिलता ही नहीं, वहाँ वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता। आप चेक नहीं करवा सकते, मशीन खराब रहता है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहता, सेपरेट प्राइवेट अपना क्लिनिक खोल कर रखा हुआ है। बहुत ऐसा सरकारी डॉक्टर है जिसको मना है, जो गैर कानूनन है, और वो अपना क्लिनिक चला रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे सवाल उठता है और व्यवस्था पे सवाल उठता है। वो लड़का तो हिम्मत हार चुका, वो नहीं चाहता कि ये बात लोगों तक आए, वो नहीं चाहता कि उसका चेहरा लोगों तक आए, वो नहीं चाहता कि ये स्टोरी दोबारा से दोहराई जाए। लेकिन वो ये जरूर चाहता है कि बाकी किसी के साथ ऐसा ना हो, और ये जरूर चाहता है वो कि अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग होते हैं जो रिबेलियस होते हैं, कुछ लोग सीख जाते हैं और वो मदद करने के लिए निकल जाते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि भाई मेरे को भी फर्क नहीं पड़ता, जब समाज ही ऐसा है तो हम भी ऐसे ही हैं। वो देश का सेवा करने वाला लड़का, वो अपना सपना तोड़ता है और आगे अपनी जिंदगी में कमाने के लिए निकल जाता है। और कभी कभी अभी इस स्थिति में है कि शायद वो किडनैपिंग भी स्टार्ट कर दे, शायद वो कोयला चोरी भी स्टार्ट कर दे, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए, ताकि उसकी माँ का हिफाजत वो कर सके, उसको दोबारा कभी भीख मांगने की ज़रूरत ना पड़े। तो वो गलत रास्ते पर निकल चुका है या निकल जाएगा। अभी तक तो उसने क्लियर नहीं किया, लेकिन वो ऐसा कहता है कि शायद मैं कुछ गलत कर जाऊं और मैं आगे करने वाला हूं, मुझे पैसा चाहिए और किसी भी कीमत पर चाहिए। फिर वो शायद कुछ ही अमीर के ही का गले पे चाकू लगाएगा और उससे फिरौती मांगेगा, फिर वो अमीर देगा, चाहे वो उसके बच्चे को किडनैप कर ले, फिर किसी बच्चे को किडनैप करेगा और पैसा ले लेगा। इतना आसान है ना कि किसी अपने पे बात आएगी तो वो आदमी भी करोड़ों रुपया देने के लिए तैयार रहेगा। बस यही तो वो कह रहा था कि सिर्फ 2 लाख रुपया, और वो फिर कोई भी कुछ कर सकता है, कोयला चोरी कर सकता है, आयरन और चोरी कर सकता है, वो किडनैपिंग, माफिया और भी बहुत सारे ऐसे काम है जो गलत काम है, जो उसमें वो इन्वॉल्व हो सकता है। तो समाज का ये बहुत बड़ा सच है कि जब ऐसे सिचुएशंस में 2 तरह के लोग निकलते हैं, जो सीख जाते हैं कि आगे किसी के साथ ना हो, और दूसरे जो रिबेलियस होते हैं कि भाई, कि अब तो भाई अब नहीं रुकना और अब अपना देखना है, क्योंकि लोग ही मतलबी हैं, सारे लोग मतलबी हैं। क्या हुआ बहुत सारे रेपिस्टों का? क्या आज कोई भी बात करता है क्या? हो गया ना कैंडल मार्च, हो गई ना बात। तो बस वही है कि इसको भी यही लगता है कि ना, कि अगर मैं कुछ भी कर दूं तो कुछ चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि लोग जागरूक नहीं है। अगर ये स्टोरी वो अपने सामने भी आकर कह दे, अगर वो अपने आम सामने आकर बोल दे, तो क्या होगा उससे? क्या उसको इंसाफ मिल जाएगा? क्या लोग खड़े हो जाएंगे कल? फिर 9 से 5 का ड्यूटी है, फिर 9 से 5 के ड्यूटी में लोग लग जाएंगे। किसी सबको अपना पड़ा है, सबको अपना बच्चा प्यारा है, सबको अपना घर पालना है, तो सब मतलबी हैं। ये बात वो जानता है, इसी वजह से उसने ना कभी इस मुद्दे को उठाया और ना इस मुद्दे पे चर्चा करने की कोई बात करी। बहुत मुश्किल से उसने मुझे ये जो बताया और मैंने उससे परमिशन लिया है, ना चाहते हुए भी उसने मुझे दिया है। मैंने ये कहा है कि ठीक है, आपका जो स्टोरी लाइन है, ये स्टोरी लाइन नहीं है, ये रियलिटी है, और ये रियलिटी लोगों तक पहुंचना चाहिए, ताकि पता चले सरकार को, पता चले गवर्नमेंट को, पता चले लोगों को कि ऐसे सिचुएशंस एक नहीं है। वो बताता है कि जब वो हॉस्पिटल में था तो हजारों लोग बेड के नीचे थे, ठीक है, आते थे जाते थे, बगैर बेड के रहते थे, कोई नहीं देखने वाला है। आप कभी सरकारी अस्पताल का दौरा कर लो अपने शहर का, आपको सब पता चल जाएगा कि डॉक्टर कितने बजे बैठता है, दवाइयाँ कितनी मिलती है, कितना मेडिकल चेकअप होता है, और कितना सुविधा सरकार की तरफ से है। तो मैं झारखंड सरकार में इरफान अंसारी जी जो मंत्री हैं हमारे, मैं पूरा एक रिपोर्ट बनाने वाला हूँ ऐसा, जो हॉस्पिटल से पीड़ित लोग हैं, जो उसको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उन तक ये बात पहुंचाऊं। और वो लिस्ट बनाने में आई थिंक 2-3 महीने का समय जाएगा, 2025 का। पर ये जो स्टोरी था ये बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। मुझे लगा कि दिस इज द वन जो आई थिंक I felt this the story. I felt the person. I felt their pain. And मुझे लगा कि शायद, पता नहीं, वो अच्छे लोग से नहीं मिल पाया या क्या हुआ, पर उसका बाप आज नहीं है। बस हकीकत तो यही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कभी ऐसा कोई सिचुएशन किसी के साथ क्रिएट हो। पैसा आता है, पैसा जाता है। अगर आप कैपेबल हो, ठीक है, नहीं बेचना आपको, अपना सामान नहीं बेचो, लेकिन अगर आपको लगता है कि शायद
आप 10,000 20,000 भी अरेंज करवा सकते हो, लोगों से चंदा हो सकता है तो आप करवा कर दे दो, पर उस चंदाखोर से भी बचो जिसका आदत ही यही है, सिर्फ सिर्फ चंदा पे जिंदा है। ऐसा नहीं होता। जैसे मैं इरफान अंसारी को, डॉक्टर इरफान अंसारी को, मंत्री जी जो हैं हमारे, मैं उनको रिपोर्ट बना कर देने वाला हूँ, ये सरकार का काम है। हम हर जगह चंदा नहीं कर सकते कि अब उस चंदे पे हम अपना घर पालें। ये भी कुछ लोग मार्केट में निकले हुए हैं, और वैसे लोगों से भी आपको बचना है। पहले सरकार से कोशिश करना है, जब सरकार फेल हो जाए तो पहले जान बचाना है, फिर सरकार का भी हिसाब किया जाएगा। तो ये है पूरा कहानी, और मैं चाहता हूँ कि ये स्टोरी उन लोगों तक ज़रूर पहुँचे जो लोग इस चीज़ से पीड़ित हैं, और ये अवेयरनेस लोगों तक ज़रूर पहुँचे कि कभी भी इस तरह का, कभी भी मदद का ज़रूरत हो तो आप प्लीज़ गवर्नमेंट से कोशिश करें कि मदद दिलाया जाए, अगर आप कैपेबल हैं। अगर नहीं है तो किसी तरह से जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो दे सकें। तो ये प्लीज़ लोगों तक, बहुत लोगों तक पहुंचना चाहिए, खास करके झारखंड जैसे इलाके में, क्योंकि ये स्टोरी झारखंड से है, मैं डिस्ट्रिक्ट नहीं बता सकता। और ये स्टोरी रियल स्टोरी है, मतलब यू विल फील अगर आप मिलोगे। अब मैं क्या बोलूँ, मैं यू विल फील व्हेन यू विल मीट दैट पर्सन। इफ दैट इज पॉसिबल आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उसको लाऊं स्क्रीन पर। प्लीज शेयर द मैसेज टू द पीपल जहाँ पे ये चेंज लाया जा सकता है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट। आई कमिट यू, आई प्रॉमिस यू कि आफ्टर 6 मंथ और 2 मंथ मैं ये रिपोर्ट बनाकर मैं डॉक्टर इरफान अंसारी जी, मंत्री जी से मिलने जा रहा हूँ, जो हेल्थ मिनिस्टर है झारखंड सरकार में।